अब बड़े ध्यान से देखिएगा वो चीज़ क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया अभी तक जो बताया वो बता रहा हूँ। एक्चुअल रेंट आपको देखना है, ठीक है। एक्चुअल रेंट और आपका जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आया, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट जो आया मैंने बताया कि इन दोनों में से आपको हायर लेना है। जो हायर होगा वो आपका GAV होगा। अभी तक इतना बताया था। अब आपको एक चीज़ और बतानी है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि दोनों में से हायर कौन सा है। अगर दोनों में से एक्चुअल रेंट हायर है तभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक्चुअल रेंट आपका हायर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो GAV बन जाएगा, ठीक है। GAV बन जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको जो है देखने की बात नहीं है। एक्चुअल रेंट अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो GAV मान ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी केस में जो है आपको अगर बताया जाए कि एक्चुअल रेंट जो है वो हायर नहीं है, एक्चुअल रेंट जो है वो हायर नहीं है, मतलब कि एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो आपको यहाँ पे रीज़न देखना है। कौन सा रीज़न देखना है? रीज़न आपको जो है देखना है। कौन सा रीज़न देखना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रीज़न आपको जो है यहाँ पे देखना है, रीज़न जो है क्या वो जो एक्चुअल रेंट है वो कम आया, उसका कारण क्या वैकेंसी है, उसका कारण क्या वैकेंसी है। अगर वैकेंसी है उसका कारण, तब आपको जो है एक्चुअल रेंट को ही आपको जो है आपका GAV मानना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। अगर आपको देखना है सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करना है, हायर लेना है। अब एक्चुअल रेंट हायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे GAV मान लेना। अगर एक्सपेक्टेड रेट से कम है तो आपको देखना है कि क्या वो वैकेंसी के कारण है, वो जो कम अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो वैकेंसी के कारण है। कैसे पता चलेगा वैकेंसी के कारण? वो क्वेश्चन में ही बोल रखा होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा तो आपको समझना है वो वैकेंसी के कारण नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसी के कारण है तो एक्चुअल रेंट भले ही कम है उसे ही आपको GAV मानना है, ठीक है। एक्चुअल रेंट भले ही कम है फिर भी आप जो है उसे GAV मानेंगे, वैकेंसी के कारण था इस वजह से। अगर वैकेंसी के कारण नहीं है तो फिर जो है आपको एक्सपेक्टेड रेंट को ही जो है मानना है जो हायर था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आपका जो है ये रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1,80,000 आपका एक्चुअल रेंट है और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 2,10,000। यहाँ पे तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना है 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 और एक्चुअल रेंट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है 1,80,000। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कायदे से जो हमारा जो रूल था उसके हिसाब से देखा जाए तो हायर अमाउंट लेना है, ठीक है। जो हायर होगा उसे ही जो है आपको GAV मानना है। अब यहाँ पे देखूँ तो मैं देखूँ तो हायर अमाउंट जो है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। और मैंने बताया कि अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है तो आपको एक चीज़ देखनी है। क्या चीज़ देखनी है? कि क्या ये एक्चुअल रेंट कम है उसका कारण जो है वैकेंसी है। अगर वैकेंसी है तो 1,80,000 भले ही कम है उसे ही आपको GAV मानना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या यहाँ पे कह रखा है कि ये जो कम रेंट मिला है उसका कारण वैकेंसी है। तो जी हाँ, यहाँ पे क्लियरली उसने बोल रखा था कि यहाँ पे देखिए टेनेंट जो है वैकेंट कर रहा है प्रॉपर्टी को। टेनेंट ने वैकेंट कर दिया, इस वजह से जो है ये एक्चुअल रेंट कम आया है। एक्चुअल रेंट इस वजह से कम आया है तो यहाँ पे आपका 1,80,000 ही आपका GAV बनेगा। क्लियर है? बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से आपको बताया गया है। 1,80,000 ही आपका GAV बनेगा क्योंकि वैकेंसी के कारण था, ठीक है। तो वैकेंसी के कारण इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन है, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे 50%, 60%, 70% भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका डिस्कशन होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
यहाँ पे 1,80,000 आपका GAV है। सबसे पहले सॉल्यूशन में वो देख लेते हैं कि क्या हमारा GAV 1,80,000 आ रहा है। जी हाँ, GAV जो है आपको 1,80,000 ही है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि GAV में से अगर म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दिया जाए तो आपका जो है NAV नेट एनुअल वैल्यू जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो 8% जो है यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स है म्यूनसिपल वैल्यू का, तो म्यूनसिपल वैल्यू का यहाँ पे अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख इंटू 8% ये अमाउंट आ रहा है 16,000 रुपीज़। 16,000 रुपीज़ यह है यहाँ पे, सॉरी ये फेयर रेंट था। म्यूनसिपल वैल्यू है 2,50,000, तो 2,50,000 का 8% 20,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपका अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अमाउंट यही है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 रुपीज़ जो है 20,000 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स है। 20,000 रुपीज़ जो है म्यूनसिपल टैक्स है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स आपका 20,000 रुपीज़ है, वो माइनस करेंगे तो आपको नेट एनुअल वैल्यू NAV जो है मिल जाएगी 1,60,000। अब उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 30% सबसे पहले माइनस कर देना, तो कैलकुलेटर में मैंने लिखा 1,60,000 माइनस का साइन प्रेस किया, माइनस 30% का जो है साइन प्रेस किया, तो मेरे सामने आंसर आ गया 1,12,000। अब क्वेश्चन में देखना कि अगर इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है तो माइनस कर देना, नहीं दे रखा है तो यही आपकी इनकम होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है, जी हाँ इंटरेस्ट दे रखा है 65,000, तो माइनस 65,000 ये आपका आंसर आ जाएगा। इनकम जो है 47,000, इनकम जो है 47,000। क्लियर है? ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहाँ पे आपका एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। आइए देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P नाम दे रखा है, नाम हम नहीं पढ़ते हैं, शपथ ले रखी है। चलिए ओके P हैज़ अ 1 हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पे इंदिरा नगर यहाँ पे दे रखा है बेंगलोर में। ठीक है, सी स्टे विथ हर फैमिली इन द हाउस। अब ये जो घर है वहाँ पे वो और उनकी फैमिली जो है रहते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधा सा मतलब ये लेंट आउट प्रॉपर्टी नहीं है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, खुद यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड 25,000 पर मंथ के हिसाब से। ये कह रहे हैं कि उनके जो नेबरहुड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ पे 25,000 का रेंट चल रहा है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी प्रॉपर्टी है तो हमें फेयर रेंट, म्यूनसिपल रेंट, आपका जो रेंट है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसने ये दे रखा है, हमें कोई रेलिवेंस नहीं बनता है इसका। ठीक है, इसे मिटा ही देना अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे इसे मिटा देना फ़िलहाल अच्छा रहेगा। बाद में अगर अमाउंट की ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। म्यूनसिपल टैक्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगन जो है अप्रैल 2015। ये जो घर है जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी फैमिली के साथ, ये घर का कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 2015 को। ओके, लोन उसके लिए ले रखी थी 20,000 रुपीज़ की SBI से 9% के हिसाब से। ठीक है, कब ले रखी थी? 1 अप्रैल 2015 को, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उसी टाइम जो है हमने लोन ले रखी थी। ओके, इसके बाद इसने कहा कि कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 13th, यहाँ पे आपको दे रखा है नवंबर 2017 को, मतलब कि 13 नवंबर 2017 को ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जो है इंटरेस्ट बनता है आपका, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो है अप टू 31 मार्च 2017 3,60,000 आपका इंटरेस्ट बनता है। इसने कहा मतलब कि ये जो इंटरेस्ट हमें बैंक को पे करना है वो 31 मार्च तक, कब लिया था? अप्रैल 2015 को। अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 तक जो इंटरेस्ट बनता है वो 3,60,000 रुपीज़ है। अब यहाँ पे दे रखा है कि 31 मार्च 2022 को क्या है, पी ने जो है यहाँ पे 2,40,000 तो पेड कर दिए, इंक्लूडिंग 1,80,000 एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो 3,60,000 इंटरेस्ट आपका बनता था उसमें से 1,80,000 उन्होंने पे कर दिया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूट पीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक है, असेसमेंट ईयर 2022-23। अब देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से करनी है। देखिए अब यहाँ पे आपको जो है प्री एंड पोस्ट इंटरेस्ट की जो है कैलकुलेशन बतानी है। किस तरीके से, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि कंस्ट्रक्शन बिगिन कब हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आपका बिगन कब हुआ है। ठीक है, बिगन कब हुआ है। अब यहाँ पे जो है इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा रखा था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बिगन हुआ था अप्रैल 2015 को, अप्रैल 2015 को। ठीक है, अप्रैल 2015 को यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अभी ये इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में गिवन थी जिसे हमें रिलेवेंस नहीं है, चलिए छोड़िए। जो मेन बात है वही करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है। ठीक है, हमारी बातें जो है वो मेन ही होती है, हम इधर उधर की बातें नहीं करते। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले मेन सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी बात। ठीक है, हाँ ये परफेक्ट वर्ड है, सीधी बात। चलिए तो सीधी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे कह रखा है कंप्लीटेड ऑन 13 नवंबर 2017। जो भी डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो डेट आप एक जगह लिख लीजिए। आपको जो है 13 नवंबर जो है 13 नवंबर, थोड़ा सा डार्क लिख देते हैं, 13 2017। क्लियर है, इस डेट को क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको सबसे पहले वही देखना है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है। ठीक है, अब जहाँ पे भी जब भी आपका जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे उससे पहले 31 मार्च कब आएगा वो आपको निकाल लेना है। वो डेट आपको यहाँ पे लिख लेनी है, निकालना नहीं है, लिख ही लेनी है। ठीक है, तो 13 नवंबर है तो इससे पहले तो 31 मार्च 2017 आया होगा। ठीक है, 31 मार्च 2017 ही आया होगा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे उससे पहले 31 मार्च कब आता है वो यहाँ पे लिख लेना है, वो यहाँ पे लिख लेना है। समझ में आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 31 मार्च 2017। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको जो है ये 31 मार्च 2017 है ना, इससे पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा उसे हम प्री मानेंगे, उसे हम प्री मानेंगे। इसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा उसे हम पोस्ट मानेंगे। क्या है अभी अभी पता चलेगा, शांति रखिए। जो प्री होता है उसे 5 इंस्टॉलमेंट में पे होता है, और पोस्ट होता है वो डायरेक्टली आपको जो है इसी साल में उसी ईयर में जो है आपको अलोएबल हो जाता है, डिडक्टेबल हो जाता है। प्री जो होता है वो 5 साल तक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो है 5 सालों तक जो है आपको अलो होता है। मतलब कि मान लीजिए अभी असेसमेंट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा है, 22-23। तो 22-23 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अलो होगा, फिर 23-24 में सेकेंड, 25-26 में, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 5 सालों तक इसका अमाउंट अलो होगा। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्री होता तो 1 लाख का डिवाइड बाई 5 करना है। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 20,000। तो 20,000 इसी तरीके से 5 किस्तों में जो है आपको यहाँ पे डिडक्शन अलो होगा। लेकिन पोस्ट का जो है वो असेसमेंट ईयर में ही आपको अलो हो जाएगा, उसके लिए कोई किस्तें नहीं है। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जांपल से ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इलुस्ट्रेशन है, उसमें यही बात करिए। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं 31, यहाँ पे जो है इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे कह रखा है कि जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो 31 नवंबर को हुआ, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दी। उससे पहले की 31 मार्च कब आ रही है, 31 मार्च 2017 को। ओके, अब बताइए लोन कब लिया था, लोन कब लिया था। लोन आपने लिया था यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 को। तो यहाँ पे डेट लिख लो, 1 अप्रैल 2015 को जो है आपने लोन लिया था। ठीक है, तो वो लोन से जो ये टाइम है वहाँ से लेके जो आपका ये टाइम है 31 मार्च, उस टाइम को जो है हम क्या कहते हैं, उस टाइम को जो है हम ये टाइम जो है
उस टाइम को हम कहते हैं प्री पीरियड। ठीक है, प्री पीरियड। अब देखिए यहाँ पे कितने मंथ हो रहे हैं, कैलकुलेट करना ज़रा, कैलकुलेट करना यहाँ पे कितने मंथ हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे रखा है वो देखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट इसमें जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही गिवन था 3,60,000 आपका 31 मार्च तक का जो है इंटरेस्ट दे रखा था। ऑलरेडी देखिए इन लोगों ने जो है क्वेश्चन में ही बता रखा है कि 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना है, 3,60,000, और वही तो हमें चाहिए। तो प्री पीरियड का जो है अमाउंट जो है वो आपका जो है कितना है, यहाँ पे अमाउंट 3,60,000। फिर से एक बार देख लेते हैं, 3,60,000 अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है, तो प्री पीरियड का जो अमाउंट है वो अमाउंट है 3,60,000। क्लियर है, 60,000। ओके, तो 3,60,000 आपका यहाँ पे प्री पीरियड का अमाउंट है। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये प्री पीरियड का है, इसे जो है आप 5 इंस्टॉलमेंट में लेंगे। ठीक है, हर साल आपको जो है एक एक इंस्टॉलमेंट आपको डिडक्सेबल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। 5 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आपको जो है ये अमाउंट डिडक्टेबल है। इसके बाद पोस्ट की बात करें, पोस्ट की बात करें तो पोस्ट के लिए तो उन्होंने जो है जितना भी पेड किया होगा वो, हाँ देखिए 31 मार्च 2017 तक आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, 3,60,000। ठीक है, इससे बाद 31 मार्च 2017 के बाद कब तक, 31 मार्च 2022 तक का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जो है बनता था, उन्होंने ये पेमेंट किया 1,80,000। अब मैंने आपको बताया कि 31 मार्च जो पोस्ट पीरियड है, 31 मार्च 2017 के बाद जो आप पेमेंट करोगे उसका जो है डिडक्शन तुरंत मिल जाएगा। मतलब कि 1,80,000 का ये जो पेमेंट है ना वो पोस्ट पीरियड में हुआ है। ठीक है, ये आप मेरी बात मानते हो। ये जो अमाउंट है 1,80,000 का वो कंप्लीशन के बाद यहाँ पे हुआ है पेमेंट 1,80,000 का। ठीक है, 1,80,000 पोस्ट पीरियड में हुआ है। ठीक है, पोस्ट पीरियड में उसका जो है कैलकुलेशन पेमेंट हुआ है, तो इसकी जो है डिडक्शन तुरंत मिल जाएगी इसी साल। ठीक है, इसी साल जो है इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो इसकी जो है डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब कि इसी साल 1,80,000 आप माइनस कर सकते हो अपने टोटल इंटरेस्ट में से, ये आपको डिडक्सेबल है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट 3,60,000 है। 5 इंस्टॉलमेंट में जो है प्री पीरियड का जो अमाउंट होता है वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। मतलब कि 3,60,000 डिवाइड बाई 5 कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आंसर आएगा, 3,60,000 डिवाइड बाई 5 करोगे, ये आपका आंसर आएगा 72,000। ठीक है, 72,000। तो ये जो असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है वहाँ पे आपको जो है 72,000 मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर जो है वहाँ पे वापस 72,000 मिलेगा। इस तरीके से 5 सालों तक ये 3,60,000 का डिडक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक साथ आपको 3,60,000 का डिडक्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 5 किस्तों में जो है डिडक्शन मिलता है, जबकि पोस्ट पीरियड में जो भी आपने पेमेंट किया हो उसका तुरंत डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्री पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 72,000 का डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ पे 1,80,000 का। टोटल डिडक्शन कितना बनता है वो बताइए। 1,80,000 का तो पूरा डिडक्शन मिलेगा क्योंकि वो पोस्ट टाइम का था। ठीक है, और दूसरा जो प्री टाइम का है वहाँ पे 72,000 का डिडक्शन मिलना है। टोटल आपका जो है यहाँ पे बनता है 1,80,000 प्लस 72,000, टोटल आपका बनता है यहाँ पे, टोटल आपका बनता है 2,52,000। ये टोटल आपका डिडक्शन बनता है। अब पिछले अभी क्वेश्चन में अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया कि जो टोटल डिडक्शन है उसमें भी जो है यहाँ पे लिमिट डाल दी गई है। कौन सी लिमिट, 2 लाख रुपीज़ से जो है वो ज़्यादा डिडक्शन ले ही नहीं सकते। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन मिल ही नहीं सकता। आपका डिडक्शन जो है हमने लॉजिकली कितना बनता है, लॉजिकली आपका डिडक्शन बनता है 2,52,000, लेकिन वो भी आपका 2 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकता। आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना ही मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपीज़ का। क्लियर है,
तो आपका जो है कायदे से जो है लॉजिकली जो है 2,52,000 बनता है, लेकिन कायदे से जो है आपका 2,00,000 रुपीज़ ही इनकम डिडक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन सॉल्यूशन में देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हमेशा आपका जो है NAV जो है एनुअल वैल्यू जो है वो नील होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिडक्शन की। तो सबसे पहले उन्होंने जो है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी बता रखी है 1,80,000, और वो जो 3,60,000 की जो है 5 सालों में किस्तों में जो है मिलना है अमाउंट, वो यहाँ पे दे रखा है 72,000। ठीक है, तो 72,000 और 180,000, तो उसका टोटल लगाया तो यहाँ पे टोटल आपका आंसर आएगा 2,52,000। ठीक है, 2,52,000 आपका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप जो है मैक्सिमम टोटल डिडक्शन जो है मैक्सिमम 2,00,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया 2,00,000 रुपीज़ तक का क्लेम। तो आप डिडक्शन कितना ले पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2,00,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपकी जितनी भी इनकम बनेगी उस पर जो है आपको 2,00,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये किसी को क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2,00,000 रुपीज़ का कैसे डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे डिडक्शन किस तरीके से मिलता है, यह जो असेसी है, जो असेसी है आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए। ठीक है, असेसी की जो इनकम होती है, मान लीजिए इसकी जो असेसी की जो है इनकम है, मान लीजिए 5,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो 5,00,000 में ये जो 2,00,000 रुपीज़ है वो आपको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे 2,00,000 रुपीज़ आपको पड़ा हुआ है, ठीक है, डिडक्शन, और यहाँ पे इनकम जो है 5,00,000 है, तो 2,00,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, 3,00,000 पे जो है आपको टैक्स पे करना होगा। इस तरीके से होता है। खैर वो हमारा यहाँ पे पार्ट भी नहीं है, तो उसे डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन जो है काम करते हैं, नेक्स्ट जो है वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक जो है एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। ओके।